हम वापस अपने माइलस्टोन टू सक्सेस पर आ रहे हैं। कंडीशन नंबर 3 है ये, और इसके हमने 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए थे, कर लिए थे, यानी 20 क्वेश्चन हमने इसके पढ़ लिए। आज 21 क्वेश्चन पर हम बात आज की शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर थर्ड पीरियड 1601 से लेकर 1608 वाज द पीरियड, वो ऐसा पीरियड था वेयर इन जिसके अंदर ही रोट ट्रेजेडीज एंड सॉम्बर कॉमेडी, ट्रेजेडी जिसके अंदर उसने लिखा कुछ ट्रेजेडीज लिखी और कुछ सॉम्बर का मतलब सीरियस गंभीर कॉमेडीज लिखी, यानी जिन्हें हम फौरी तौर पर ट्रेजी कॉमेडीज की क्लास में रखते हैं। वो पीरियड कौन सा था, उसमें क्या क्या उसने लिखा। देखिए जाहिर सी बात है, जैसे लिखा है ट्रेजेडीज एंड सॉम्बर कॉमेडीज, यानी ऑप्शन में देखना ट्रेजेडी भी हो और सॉम्बर कॉमेडी भी हो। तो देखो पहला ऑप्शन है सिम्बेलिन, हेनरी द एट्थ और पेरिक्लीस, इसमें तो ट्रेजेडी भी नहीं है, ये कॉमेडीज भी नहीं है। और ये जो नाटक थे ये लास्ट पीरियड में थे, जिनको हम ट्रेजिक रोमांस के नाम से जानते हैं। वो उसमें भी ये 2 हैं, सिम्बेलिन और पेरिक्लीस, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट, ये 4 नाटक हमारे लास्ट पीरियड के हैं। और ये हेनरी द एट्थ भी लास्ट पीरियड का ही है, क्योंकि ये आखिरी प्ले है शेक्सपियर का। अब देखिए किंग लियर, हैमलेट, मैजिक फॉर मैजर, तो किंग लियर और हैमलेट ये दो यही ऑप्शन में बड़ी ट्रेजेडीज है, और इसी के दौरान मैजिक फॉर मैजर भी लिखा गया। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, किंग जॉन रिचर्ड द सेकंड इज यू लाइक इट, किंग जॉन रिचर्ड द सेकंड ये आपके हिस्ट्रिकल नॉवल हिस्ट्रिकल प्लेज है, एज यू लाइक इट हमारी बेहतरीन कॉमेडी है। तो तुक्के के साथ भी अगर जाएंगे तो ये भी हम दूसरे के साथ ही जाएंगे। आइए इसका आंसर पढ़ लेते हैं, कुछ खास तो होगा इस आंसर में। कुछ खास तो है नहीं वैसे, लेकिन ठीक है कुछ चलेगा, इतने से काम चला लेंगे। किंग लियर, हैमलेट, मैजिक फॉर मैजर, किंग लियर, हैमलेट और मैजिक फॉर मैजर आर द वर्क दैट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर ड्रामेटिक करियर। यहाँ मैं ये सजेस्ट करूंगा कि शेक्सपियर के चारों पीरियड्स का आपको स्टडी कर लेना चाहिए। यहाँ पर प्रोफेसर डॉर्डन ने भी दिया है उनका, और हर एक पीरियड को किस नाम से जाना है, कल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 4 पीरियड हैं उसके, चारों पीरियड आप देख लेना। ख़ास तौर पे कौन से पीरियड में कौन कौन सी मेजर ट्रेजेडीज या मेजर प्लेज जो लिखे आ जाता है। वापस हम क्वेश्चन पर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है हमारा। Who said these lines? ये लाइनें किसने कही? He lives in fame that died in virtue's cause. वह व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्धि में जीता है, that died in virtue's cause, जो मरा हो किसी नोबेल कॉज के लिए, वर्चू गुण, कॉज कारण, जो किसी बेहतरीन मकसद के लिए जिसने अपनी जिंदगी जिंदगी का बलिदान किया हो, वो व्यक्ति फेमस हो जाता है। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, खास तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्ता, वीर अब्दुल हमीद, मोहम्मद अली जौहर रामपुर वाले, इन लोगों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी
हमारे देश के लिए, वर्चूज कॉज गुण के कारण, खास कारण के लिए जो अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करते हैं, he lives in fame, वो प्रसिद्धि में जीता है, यानी बहुत फेमस होता है। हॉटस्पर, जूलियट, वायला और नन। देखिए यहाँ पर हॉटस्पर, जूलियट, वायला, इन तीनों में से, क्योंकि लाइन है हमारी सिम्बेलिन की, ये लाइन है हमारी सिम्बेलिन की। नहीं, जो एक इनका जो एक जनरल था म्यूटिनस, शायद उसका म्यूटिनस नाम था। आइए इसका आंसर पढ़ लेते हैं। इन द प्ले टाइटस एंड्रोनिकस की लाइन, सॉरी सिम्बेलिन की ना होगी, टाइटस एंड्रोनिकस की लाइन है ये। टाइटस एंड्रोनिकस बाय शेक्सपियर ऑन द बरियल ऑफ म्यूटिनस, म्यूटिनस के दफन होने पर, इनटू द टॉम, जब म्यूटिनस को मकबरे में, टॉम में दफना दिया जाता है, तो टाइटस, मार्कस, लूसियस एंड क्विंटस, जितने लोग वहां पर खड़े थे वो सारे के सारे उस देशभक्त के लिए ये कहते हैं कि नो मैन शेड टीयर्स फॉर नोबेल म्यूटिनस, कोई भी आदमी इस म्यूटिनस के लिए आंसू ना बहाए। म्यूटिनस बहुत बड़ा आदमी था, वो कहता है ही लिव्स इन फेम, वो प्रसिद्धि में जीता है, वो व्यक्ति खूब फेमस होकर के जीता है। दैट डाइड इन वर्चूज कॉज, जिसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी हो किसी नोबेल कॉज के लिए, किसी श्रेष्ठ कारण के लिए। वो एक बड़ा आदमी था, इम्पोर्टेंट बात उसके बारे में कही गई है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद ही कर लेना, टाइटस एंड्रोनिकस की लाइन है। बाकी वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर है हमारे, कई सारे लोगों ने इसको कहा है टाइटस एंड्रोनिकस, सिम्बेलिन की नहीं, सही कर देना इसको। सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 है, हु अटल दीज फेमस लाइन्स इन मैकबेथ। मैकबेथ के अंदर ये फेमस लाइन्स कौन कहता है? अननेचुरल डीड्स, अप्राकृतिक कार्य, अस्वाभाविक कार्य, डू ब्रीड से पैदा होते हैं। अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड, अप्राकृतिक कार्यों से पैदा होते हैं। अननेचुरल ट्रबल्स, अप्राकृतिक परेशानियां, अप्राकृतिक अस्वाभाविक। इन्फेक्टेड माइंड्स, दूषित मन, उनके दिमाग दूषित होते हैं। टू दियर डेफ पिलो, अपने डेफ पिलो, डेफ का मतलब होता है बहरे, पिलोज तकिए, तकिए देखिए तकिए बहरे हैं, तकिए बहरे तो नहीं हो सकते ना, ट्रांसफर्ड एपिथेट। विल डिस्चार्ज दियर सीक्रेट्स, विल डिस्चार्ज दियर सीक्रेट्स। इन्फेक्टेड माइंड, यदि दिमाग में गंदगी भरी हो, यदि दिमाग में खराब बातें या षड्यंत्र भरे हों, तो वो षड्यंत्र तकिए पर आकर के, यानी जब आदमी सोता है तो उस समय वो षड्यंत्र डिस्चार्ज कर देता है, वो अपनी जुबान से निकाल देता है। उन षड्यंत्रों के बारे में वो, उन सीक्रेट्स के बारे में वो बता देता है, दिमाग में अगर खराब बात चल रही हो तो। क्योंकि अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स। अननेचुरल डीड्स कैसे होते हैं? अननेचुरल डीड्स ये होते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होते, अचानक से होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर परेशान दिखाई दे रहा है,
जो नॉर्मल आदमी एबनॉर्मलिटी दिखाता है, नॉर्मल आदमी बेचैनी से दिखाता है, तो देख करके ही हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसके साथ कोई ना कुछ परेशानी है, यानी वो अननेचुरल सी बात कर रहा है, अननेचुरल से हरकतें कर रहा है। अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड, ब्रीड का मतलब पैदा करना। अस्वाभाविक कामों से अस्वाभाविक परेशानियां पैदा हो जाती हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि दिमाग में अगर इन्फेक्शन है, षड्यंत्र हैं, तो वो षड्यंत्र भले ही शांत तकियों पर आप सो रहे हों, लेकिन वो तकियों पर सोते हुए भी आपके सीक्रेट्स आप डिस्चार्ज कर देते हो, नींद में बोलने शुरू कर देते हो। आपने देखा होगा बच्चों को सोते सोते बोलते रहते हैं, मार दे मार दे मार दे मार दे, मार के चला गया, मार के चला गया। कितनी बढ़िया बात है, कितनी समझदार लड़की ने, औरत ने। और उस समझदार औरत कौन थी? लेडी मैकबेथ, लाजवाब मैकबेथ। लेडी मैकबेथ का मतलब है चौथी चुड़ैल, इसको कहा जाता है। लेडी मैकबेथ को कहा जाता है चौथी चुड़ैल, फोर्थ विच। टू बकल डाउन मीन्स, बकल कमर कस लेना, कमर कस लेना, किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना। बकल डाउन का मतलब हो जाता है बकल। पहले क्या होता था, जो सैनिक जाते थे युद्ध करने के लिए, तो वो अपने साजो सामान को पूरा बांध करके, जो पैरों में पहनने वाले चमड़े के मोजे जूते हैं वो पहनते थे, और हेलमेट लगाते थे, बांधते थे उसको, और बेल्ट वगैरह बांधते थे जिससे कि तलवार ज़्यादा असर ना करे। पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ वो जाते थे। तो वो क्या करते थे, बकल अप करते थे, मतलब हर चीज़ की जो तनी थी वो कसते थे। तो तनी कस लेना यानी काम करने के लिए तैयारी कर देना। ऐसा जैसे आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो आप बकल डाउन करेंगे, क्या क्या रखेंगे, आप अपने कपड़े पहनेंगे, शूज़ वगैरह पहनेंगे, सामान उठाएंगे और तैयारी, मतलब किसी काम को करने के लिए तैयारी करना। जैसे युद्ध करने के लिए तो भाई तैयारी करो, चलो तो बकल डाउन करो, ठीक है ना। हर तरह की वांछित तैयारियां हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक इट इजी तो हो नहीं सकता, गो फॉर ए वैकेशन, वैकेशन छुट्टियों पर चले जाना, ये भी नहीं हो सकता। ड्रॉप अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को छोड़ देना, ये भी नहीं होता। तो वर्क सीरियसली इज मच बेटर ऑप्शन अमंग द फोर। देखिए द प्ले जूलियस सीजर, द प्ले जूलियस सीजर इज, जूलियस सीजर नाटक है क्या है, फार्स। फार्स एक वो नाटक होता है जिसके अंदर सिर्फ हंसी मजाक लफ्ज लेवल में उसको माना जाता है। ऐसा प्ले जिसके अंदर जिससे मूवी है भागम भाग, ढोल, ये मूवी है हमारी फार्स की क्लास में रखे हैं। लेकिन अब कोई जिनके अंदर कोई कहानी नहीं है, बस हंसी मजाक, श्री आदि मानव, बहुत बढ़िया कैरेक्टर। एक ज़माना आया था, हर फिल्म एकदम फार्स की कैटेगरी में रखी जा रही थी। फार्स। रोमन प्ले, वो नाटक जो रोमन इतिहास के ऊपर आधारित हैं। एंटनी क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जहाँ खत्म होता है, जब खत्म होता है, एंटनी क्लियोपेट्रा वहाँ से शुरू होता है। दोनों प्ले हमारे रोमन प्ले की क्लास में रखे जाते हैं। और ट्रेजिक कॉमेडी, वो ऐसी कॉमेडी, बल्कि इसे समझेंगे ऐसी ट्रेजिडी जिसका अंत सुखांत हो, ऐसी ट्रेजिडी जिसका अंत सुखांत हो, उसे कहते हैं हम ट्रेजिक कॉमेडी। और प्योर रोमांस, बिल्कुल रोमांस का मतलब है जहां पर
रियलिटी ना दर्शाई जाए, बस ख्यालों में सारी चीज़ें चले, ख्यालों में ही सारी चीज़ें चले। अब चाहे वो मोहब्बत की हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ों की हो, कि सनी देओल आए और घूंसा मारा और वो क्या हुआ, उड़ करके दीवार पार कर दी, दीवार टूट गई, दीवार के पार जाके गिरा, ऐसा घूंसा लगा। तो उसकी सूरवीरता तो थी वो, लेकिन ये है रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर लेकिन मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा आता है। चाहे मोहब्बत की बात हो कि जी तुम्हारे लिए मैंने प्रेम की गली में एक ऐसा घर बसाएंगे, प्रेम की गली में, गली भी कैसे, प्रेम की, गाना है ना वो, प्रेम की गली में एक ऐसा घर बसाएंगे, कलियां ना मिली ना सही कांटों से सजाएंगे, कांटों से सजाने के लिए तैयारी है, चांद तारे तोड़ने के लिए तैयार है वो। आंखों में इतनी गहराई जैसे झील सी आंखें, मृग नयनी, मृग नयनी बोला गया सीता माते को, मृग नयनी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने सीता को देखा, वो कैसी, मृग नयनी, मतलब हिरन के आंखों जैसी। रोमांटिसिज्म अच्छा लग रहा है, बस मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। चाहे मोहब्बत की बात हो, चाहे लड़ाई झगड़ों की बात हो, शूरवीरता की भाव हो, जहाँ पर दिल ज़्यादा काम कर रहा हो दिमाग के मुकाबले, वहाँ पर रोमांटिसिज्म होता है। और शेक्सपियर के आखिर के नाटकों में शेक्सपियर ने प्रयास किया है रोमांटिसिज्म देने का, और इसीलिए शेक्सपियर का आखिरी पीरियड के जो 4 नाटक हैं हमारे, सिम्बेलिन, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट और पेरिक्लीस, ये सब, पेरिक्लीस और द प्रिंस ऑफ टायर आता है, पेरिक्लीस का पूरा नाम द प्रिंस ऑफ टायर, ये रिटायरमेंट दर्शाता है शेक्सपियर के नाटकों का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो जूलियस सीजर को कहा गया हमारा रोमन प्ले। अब आगे एक डिस्कशन फिर आ गया 26 नंबर, मिल्टन रोड सम ट्रैक्ट्स ऑन डिवोर्स। मिल्टन ने 4 ट्रैक्ट्स लिखे थे डिवोर्स पर, ये हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन क्वेश्चन आ गया। आफ्टर दैट ही वॉज निक नेम्ड, उसके बाद उसका निक नेम, उसका नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया, मिल्टन द डिवोर्सर, मिल्टन तलाकबाज, मिल्टन तलाकबाज, क्योंकि मिल्टन ने यहाँ पे तलाक के फायदे गिनाए हैं। यदि पति और पत्नी आपस में मन उनका नहीं मिलता है, आपस में उनके बीच में झगड़ा रहता है, तो तलाक की बहुत आवश्यकता है। यदि पति पत्नी आपस में नहीं रह सकते हैं तो बेहतर है कि वो आपस में तलाक ले लें, उससे बढ़िया बात है नहीं। अभी तक इंग्लैंड में ऐसे कोई प्रावधान नहीं था तलाक, एक बार अगर शादी हो गई तो बस हो गई वो। तो हमारे यहाँ है, एक बार शादी अगर हो गई तो एक जन्म की शादी नहीं होती है हमारे हिंदुस्तान में, 7 जन्मों की शादी होती है। एक जन्म में अगर मान लीजिए वो दुखी हो जाता है तो भी पीछा नहीं छूट सकता है, अगले जन्म में अगर वो मान लीजिए टिड्ढा हो गया तो वो टिड्ढी के रूप में उसके सामने पास बैठेगी उसकी पत्नी, टिड्ढी बन करके छोड़ेगी नहीं पीछा से। टिड्ढी की के रूप में जब वो मरेगी तो अगले जन्म में मान लीजिए वो कुत्ता बन गया तो कुतिया के रूप में उसके सामने आएगी उपस्थित होकर, वो बचेगा नहीं। 7 जन्म का रिश्ता होता है, 7 जन्म का साथ। मिल्टन ये कहते हैं कि अगर आपस में दिक्कत है रहने में तो डिवोर्स ले लेनी चाहिए, और इस बात का मिल्टन की बहुत विरोध हुआ और इसका नाम रख देगा मिल्टन द तलाकबाज, द डिवोर्सर। इसमें पढ़ लेते हैं, कुछ तो होगा इसमें, कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं।
मिडिल में चारों डिवोर्स ट्रैक्ट हमने पहले पढ़ लिए, इसलिए इसमें है नहीं। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। सब 27 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पेयर। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इनमें से कौन सा पेयर गलत है? शादियों के हैं ये, ठीक है। रोजालिंड ऑर्लैंडो, ये पेयर जो है हमारा एज यू लाइक इट का, जैसा तुम चाहो इसे कह सकते हो, एज यू लाइक इट। तो रोजालिंड ऑर्लैंडो से शादी करती है, बिल्कुल ठीक है। टचस्टोन ऑड्री, टचस्टोन ऑड्री कई बार आता है। और फिबी सिल्वियस, देखो फिबी और सिल्वियस नाम भी बिल्कुल एक जैसे से लग रहे हैं, जैसे किसी दूसरे अंग्रेजी के नाम हो, कि दूसरे देश के हो। एज यू लाइक इट को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना अनिवार्य है, बहुत डिटेल में पढ़ना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। तो तीनों पेयर सही है। सीलिया, सीलिया करती है शादी ओलिवर से, ना कि जैक से। और ये हमारा डी हमारा रॉन्ग पेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरीली फाउंड इन द एडिशन ऑफ शेक्सपियर, बट इट इज ऑफन प्लेसेस अमंग द शेक्सपियर डाउटफुल वर्क्स। एक प्ले साधारणतः नहीं मिलता है शेक्सपियर के संकलनों में, लेकिन हाँ उसके बारे में बताया जाता है कि शेक्सपियर का वो संदिग्ध प्ले है, ये शेक्सपियर का है भी या नहीं भी। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्ले अनडाउटेडली बाय फ्लेचर, ग्रेटर पार्ट और इस नाटक का ज्यादा हिस्सा जॉन फ्लेचर के द्वारा लिखा गया है। विच प्ले इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर वो कौन सा प्ले है जिसका जिक्र चल रहा है, कौन से प्ले के बारे में ये बात कही जा रही है? टू नोबल किंग्समैन, टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा, सिम्बेलिन और नन ऑफ दीज। टू नोबल किंग्समैन, फ्लेचर के साथ फ्लेचर, जॉन फ्लेचर के साथ जो जॉइंट वर्क थे, मेरे ख्याल से 3 वर्क थे के आंसर में संभवतः ये आएगा, जरूर मिल जाएगा जी। देखिए, टू नोबल किंग्समैन, पेरिक्लीज और हेनरी द एट, तीनों याद कर लेना। टू नोबल किंग्समैन, पेरिक्लीज, हेनरी द एट हैव बीन सपोज्ड टू बी द जॉइंट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। उनको माना जाता है कि शेक्सपियर के ये जॉइंट वर्क हैं। टू नोबल किंग्समैन, पेरिक्लीज और हेनरी द एट, तीनों प्ले माना जाता है कि जैसे लिखा हो उन्हें जॉन फ्लेचर ने। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्ले टू नोबल किंग्समैन वाज रिटन बाय फ्लेचर, टू नोबल किंग्समैन का ग्रेटर पार्ट फ्लेचर के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे इसको। वक्त काफ़ी हो चुका है, पेपर आपका बहुत जल्दी होगा। क्वेश्चन हमारा इंतज़ार कर रहा है। फाइंड द फॉलोइंग
उठाएंगे मतलब बन गया कोड 1। बेतुका ढूंढना है, इसमें बेतुका ढूंढना है। पेरिक्लीस, कॉरियोलानस, विंटर्स टेल और सिम्बेलिन। देखिए पेरिक्लीस, विंटर्स टेल और सिम्बेलिन तीनों लास्ट के 4 नाटकों में से जो ड्रामेटिक रोमांस कहा जाता है उनमें से एक है। कॉरियोलानस इसमें ओड है, यही हमारा ओड है। कॉरियोलानस ओड है। देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। मिल्टन के बारे में ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढा था ये, और ये क्वेश्चन आपको जो मार्केट की किताबें हैं वो नहीं मिला। ये किताब मेरी छप नहीं पाई थी तब तक, लेकिन ये क्वेश्चन 2021 वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है किसी किताब में नहीं मिला होगा, क्योंकि ये मैंने पीडीएफ से उठाया था। शेक्सपियर मिल्टन की ऑटोबायोग्राफी थी, डिफेंसो सिकंडा कुछ करके ऐसा था नाम उसका, और उसमें शेक्सपियर ने मिल्टन ने कहा था फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज। 12 साल से मैंने मुश्किल से ही अपनी स्टडीज़ छोड़ी थी। 12 साल की उम्र से मैंने मुश्किल से ही पढ़ना लिखना बंद किया था, और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले मैं बिस्तर पे नहीं गया था। 12 साल की उम्र से मैंने काम कर रहा था। और इसमें आगे ये कहता है कि इन सब में मैंने सबसे जो बड़े काम करे एक, मैंने अपनी आँखों की रोशनी को खोया पढ़ करके, और ये सबसे बड़ा काम था उसका। पूरी 12 बजे तक, उस टाइम तो चश्मे भी उस तरह के बढ़िया नहीं हुआ करते थे। इसके आंसर को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन तो रुला रहा है। तो ये फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज। ये क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मात्र मेरी किताब में था, बट मेरी किताब ही छप न पाई थी उस टाइम। स्टडीज और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, ये मिल्टन ने अपने बारे में कहा था। इसके आंसर पढ़ लेंगे, मैंने कुछ लिखा इसमें आपके लिए खास। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये कहाँ से आए पता नहीं चला। तो ये क्वेश्चन माइलस्टोन टू सक्सेस किताब से आए। लाइन देखिए, These lines are from Milton's autobiographical work। नाम है उसका डिफेंसियो सिकंडा। क्वेश्चन बन जाएगा डिफेंसियो सिकंडा किसने लिखा? मिल्टन ने लिखा। He says, उन्होंने कहा, My father destined me from my childhood to the study of literature। मेरे पिताजी ने बचपन से ही मेरे नसीब में लिख दिया था, मेरा नसीब बना दिया था कि मैं बचपन से ही पढ़ाई करूं लिटरेचर की। मिल्टन ने लिटरेचर किसके कहने पर पढ़ा? अपने पिताजी के। मेरे पिताजी ने डेस्टाइंड, मेरी डेस्टिनी में लिख दिया था, मेरे भाग्य में लिख दिया था, मेरी लकीरों में लिख दिया था, बचपन से ही मैं पढ़ाई करूं लिटरेचर की। विच आई सीज्ड अपॉन so avidly that वाइडली होना चाहिए, ये वाइडली होना चाहिए, देख लेना कोई वर्ड अगर हो, मैं स्लिप कर रहा हूँ। जिसको मैंने इतना ज़्यादा पकड़ लिया था, इस बात को इतना ज़्यादा गांठ बांध के रख ली थी कि फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल की उम्र से, आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज, मैंने मुश्किल से ही अपनी पढ़ाई छोड़ी, फॉर माई बेड
बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले, आधी रात तक 12 बजे से पहले मैं कभी सोया ही नहीं। डिफेंसिव सिकंडा है क्या चीज? अच्छा, इसी में ये कहा था, ये मैंने लिखा नहीं, इसी में कहा था कि इन सब से मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि आई स्पॉइल्ड माई आई साइट, ऐसे लाइन थी, आई स्पॉइल्ड माई आई साइट, सबसे पहले मैंने बेकार करी अपनी नेत्र ज्योति। डिफेंस सिकंडा इज ए पॉलिटिकल वर्क इन डिफेंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। डिफेंस सिकंडा पॉलिटिकल वर्क है जो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की डिफेंस में लिखा गया वर्क है मिल्टन का, कंट्रोल्ड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी 1649 से 1660 तक का समय, वही कॉमनवेल्थ पीरियड जो कहलाया था, तो उसको हेड किया था ओलिवर क्रॉमवेल ने। इट वाज ए सीक्वल टू डिफेंसियो प्रो पॉपुला, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकाना, ये डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकाना की सीक्वल थी, के ऊपर लिखा गया एक वर्क था। ये क्या है? ये लैटिन पॉलमिक, ये लैटिन पॉलमिक है, POLEMIC। पॉलमिक एक ऐसी रचना को कहते हैं जो किसी राज्य के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ बेखौफी से बोला जाए, मतलब बगावत के अंदाज में कुछ बात कही जाए, उसको कहते हैं पॉलमिक। और मिल्टन एक पॉलमिसिस्ट थे, पॉलमिसिस्ट यानी चार्ल्स फर्स्ट के सामने बगावत करने के लिए, लिखने के लिए तैयार थे, पॉलमिसिस्ट। तो ये डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, देखो डिफेंसिव प्रो पॉपुलो एंग्लिकाना, एंग्लिकाना में एंगल है, एंगल जहां खुल जाएगा समझ लीजिए इसके अंदर होगा इंग्लिश पीपल, जैसे एंग्लो इंडियन, अंग्रेज जो भारतीय है, एंग्लोफोबिया, अंग्रेजी से डर, अंग्रेजी या अंग्रेजों से डर, एंग्लोफोबिया। एंग्लोफाइल, फाइल प्यार करना, एंग्लोफाइल अंग्रेजी से प्यार करना, हर चीज में अंग्रेजी चल रही है। तो एंग्लिकाना अंग्रेज लोगों से, प्रो पॉपुलो पॉपुलेशन इसी के अंदर है, इन लोग, डिफेंसियो डिफेंस। इंग्लैंड के लोगों के लिए, लोगों की सपोर्ट में लिखा गया था ये वर्क। नाम था इसका डिफेंसिव प्रो पॉपुलो एंग्लिकाना की सीक्वेल था। सीक्वेल का मतलब एक रचना के ऊपर जो दूसरी रचना लिखी जाए उसके ऊपर, ऐसी ही। अल्यूजन होता है रेफरेंस, किसी रचना से रेफरेंस लेना, कोई वर्ड ले लेना, कोई एग्जाम्पल क्वाट कर लेना। जैसे मैंने अभी अपनी बात समझाने के लिए एक दोहा आपके सामने रखा था, एक हद मेरा मधुकर श्रेणी, ये तो ये अल्यूजन हो गया वहां से। बाकी यहाँ पर हम शुरू करते हैं। 31 से 35 तक हमारे एक्टिव एंड पैसिव है, और एक्टिव पैसिव को बहुत ही आसानी से हम समझ लेते हैं। एक्टिव पैसिव वो चीज़ है जो आपको बहुत वक्त आपका बचा लेगी, सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए उसकी हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब से आप एलिमिनेट कर लेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। कैसे समझेंगे? देखिए, द पुलिस इज अनड्यूली हैरासिंग मी। अनड्यूली हैरासिंग ING फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कहां से आ रहा है, बीइंग हैरास्ड, बीइंग हैरास्ड। अब मी जब इधर आएगा तो आई हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, तो एम और बीइंग हैरास्ड देख लीजिए किस में आ रहा। देखिए एम एक में आ रहा, दो में आ रहा लास्ट में, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म एकदम लास्ट में ही आ रहा है, क्योंकि पहले वाले में ड्यूली हैरास्ड, बीइंग नहीं आ रहा, ING वाला है ना,
तो आईएनजी वाले को खत्म करने के लिए बीन और थर्ड फॉर्म देखेंगे, एक में आ रहा है डी में और ये हमारा सही है, पढ़ने की जरूरत नहीं हमारा कि ये क्या होगा। क्लियर? देखिए पहला है हैड वर्क बीन रिज्यूम्ड, हैड के साथ बीन भी आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, यानी ये पहले ही पैसिव फॉर्म में बना हुआ और हैड शुरू में आ रहा है, इंटरोगेटिव है। तो हम ये देखेंगे शुरू में हैड आ रहा हो और बीन इसमें ना हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। हैड वर्क बीन रिज्यूम्ड बाय द लेबरर्स, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर बदला हुआ वो है द लेबरर्स। तो हम ये देखेंगे हेड के बगल में लेबरर्स आ रहा हो, हेड के बगल में लेबरर्स आ रहा हो और बीन ना हो, हेड की थर्ड फॉर्म हो। और देखिए पहले वाले में है वाला है तो वैसे कट जाएगा, और जी दूसरे वाले में हेड द लेबरर्स आ रहा है, रिज्यूम्ड हेड के बाद थर्ड फॉर्म में इसमें सही आ रहा है, बिफोर द मैच राइट, संभवतः हमारा ये सेंटेंस सही है। हेड के तीसरे में हेड के बाद दे आ रहा है, ये वैसे कट जाएगा। चौथे में हेड के बाद लेबरर्स आया लेकिन नोट आ रहा है, नोट कहां से आ गया, नोट तो नहीं आना चाहिए। 32 में हमारा should you have interrupted me while I was speaking, should you have interrupted me while I was speaking। अब देखिए should आ रहा है, you आ रहा है, have आ रहा है। should have जब पैसिव में जाएगा should have been आ जाएगा, बस ये देख लेना। should have been देखना कहाँ आ रहा है, देखिए एक सब्जेक्ट ये है should you have interrupted me, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, हमें देखना है should के बाद I आ रहा होगा और have been देख लो कहाँ आ रहा है, should I have been कहाँ आ रहा है, should I have been हमारा इसी में आ रहा है, बस ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए पहले में should I have been interrupted, इसमें भी तो आ रहा है, लेकिन आ रहा है should I have been interrupted while I was speaking। अब इसमें you कहाँ गया, इसमें देखिए बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो रही है। या तो इसमें C सही है should I have been, क्योंकि इसमें been आ रहा है, या फिर A सही है should I have been आ रहा है, क्योंकि have been इसमें ही इन सब में सिर्फ दो में ही आ रहा है। या तो A सही है या इसमें D सही है। अब बाकी चीजें और देख लेते हैं रूल्स के अनुसार। देखिए सब्जेक्ट हमारा यू था, यू को हमने ऑब्जेक्ट मी की जगह ले गया, मी को वापस आए आई हो जाएगा, ये शुड आई हैव बीन इंटरप्टेड बाय के बाद आएगा यू, देन तो नहीं आएगा क्योंकि यू का देन तो आएगा ही नहीं, इसलिए तीसरे ऑप्शन में इंटरप्रेट बाय देम आ रहा है ये, तो ये यहां नहीं आ सकता, देम नहीं आ सकता। पहले वाले सेंटेंस में यू नहीं आ रहा तो यू को अंडरस्टूड मान सकते हैं। शुड आई हैव बीन इंटरप्टेड व्हाइल आई वाज स्पीकिंग, यानी इस यू को हम अंडरस्टूड मान लेते हैं, एजेंट मान लेते हैं कि अंडरस्टूड है, लेकिन बाय देम लगा करके सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा, उनके द्वारा से मतलब नहीं है। या तो ये होता बाय यू या ये होता ही नहीं। तो अगर इन दोनों में से हमें एक सिलेक्ट करना पड़े तो इसमें इन दोनों में से ए बेहतर है। शुड आई हैव बीन इंटरप्टेड व्हाइल आई वाज स्पीकिंग, तो बाकी और कोई सा भी ऑप्शन नहीं कर। अगर हाँ इसमें एक ऑप्शन यह होता कि शुड आई हैव बीन इंटरप्टेड बाय यू व्हाइल आई वाज स्पीकिंग, तो फिर वो ज्यादा बेहतर होता। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, लेकिन या ये बात यहाँ ध्यान रहे कि प्रोनाउन को बदलने के जो रूल हैं एक्टिव पैसिव के अलग होते हैं और पैसिव के इनडायरेक्ट के अलग होते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में बात चल रही होती है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदलेगा ये, तो उसके हिसाब से दिमाग चल जाता है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग और पास्ट टेंस में हो तो रिकॉर्डिंग को भी पास में बदल देते हैं और वही ध्यान हमारा एक्टिव पैसिव में भी हो जाता है। हम ज़बरदस्ती
एक्टिव पैसिव के सेंटेंस को उसमें टेंस बदल दें। तो आप अपने मतलब पूरे होश और हवास के साथ पेपर देना, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी इन गलतियों। होप यू अंडरस्टैंड। थर्टी फोर, हाँ इसका फर्स्ट सही है जो मैंने अभी बताया, फर्स्ट ही बेहतर है इसमें, बाकी और इसमें नहीं है, क्योंकि बाय देम को हम नहीं बता सकते। Did they pay the clerk their salary on the first day of the month? देखिए इसमें सब्जेक्ट है they, इसमें देखिए सब्जेक्ट है they, वर्ब है इसमें पे और ऑब्जेक्ट इसमें द क्लर्क, बस यही हमें चाहिए। सीधी बात है, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमें ये देखना वाज या वर्ब और ये क्लर्क बहुवचन है, तो वर्ब द क्लर्क से पेड देखना कहाँ आ रहा है। पहली बात देखना पे की थर्ड फॉर्म पेड, तीनों में आ रही पेड। तो अब देखिए वाज वर्ब और पेड देखना कहाँ आ रहा है, शुरू में वाज वर्ब और फिर पेड कहाँ आ रहा है। देखिए इसमें वर्ब पहले में वर्ब आ रहा है, वर्ब द क्लर्क पेड देयर सैलरी ऑन द फर्स्ट डे, या तो इसका ये सही है, और इसमें आ रहा है तो बिल्कुल गलत है। और वाज द क्लर्क यहाँ क्लर्क्स था, यहाँ इन्होंने एक वचन का दिया क्लर्क का, तो ये वैसे गलत हो गया, इसमें वाज आ गया। अब वर्ब द क्लर्क से बीइंग, इसमें बीइंग आ गया, तो बीइंग का कोई मतलब नहीं बनता, तो हमारा ये पहला ही सही हो जाता है। 35 देखिए, 35 बिल्कुल अच्छा आसान है। देखिए द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन यानी पैसिव फॉर्म में पहले से ही हमें ये देखना है। देखिए इसमें ये बात समझने की है, द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 8, बाय 8 मतलब 8 बजे तक। बाय 8 का मतलब ये नहीं है कि 8 लोगों के द्वारा फिनिश किया गया, बाय 8 बजे तक फिनिश कर दिया गया, दावत चल रही थी, दावत को फिनिश कर देगा, वो वाली बात है। बाय देम इसमें अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। हम सिर्फ वर्ब पर देखेंगे, विल हैव बीन आ रहा है, हमें देखना है खाली विल हैव और फिर थर्ड फॉर्म, विल हैव और फिर थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट बनाया है दे बनाया है, यानी वो अंडरस्टूड था, इसमें इस वाले में छिपा दिया, जैसे अभी हमने ऊपर एक सेंटेंस सीखा था, पढ़ा था, उसमें बाय यू को छिपा दिया था, ऐसे इसमें ये छिपा दिया। तो देखिए इसमें हमें देखना विल हैव की थर्ड फॉर्म किस में आ रही है, विल हैव और फिर थर्ड फॉर्म। तो देखिए विल हैव, देखिए इसमें विल फिनिश आ रहा है, ये भी नहीं है, विल फिनिश इसमें भी आ रहा है, ये भी नहीं है, विल हैव इसमें सी में आ रहा है केवल, और डी में विल भी आ रहा है, ये भी। हम सेंटेंस को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हम खाली वर्ब देख लेंगे, वर्ब से हम एलिमिनेट कर देंगे और आगे चले जाएंगे। अब देखिए इसी क्रम में हमारा एक और इस तरह का सवाल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस हमारा 36 से 40 तक हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आ गया। और इसमें भी देखिए हम रिपोर्टिंग वर्ड पे ध्यान देंगे, आधे वर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे, कंजंक्शन में ध्यान दे देंगे, आधे उसमें से एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर भी अगर काम ना चले तो प्रोनाउन देख लेंगे, करके देखते हैं। दीपशिका आस्क्ड मी, पहले से ही आस्क्ड आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही आस्क्ड है, पास्ट टेंस है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है डिड यू सी, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, डिड यू सी, हमें सबसे पहले देखना है कंजंक्शन क्या आ रहा है, और अगर उसमें आ रहा हो कोई भी जो टेंस होगा उसके साथ देख लेंगे बदलेगा कैसे। डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेंगे किसमें आ रही है। जितने भी हमारे निकटता दर्शाने वाले शब्द हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग नियरनेस, जैसे लास्ट नाइट आ गया, यस्टरडे, टुडे, टुमारो ये आ गया, नाउ देन आ जाता है, ये वर्ड देख लेंगे, इनसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हम देखेंगे दो चीजें देखेंगे, तीन चीजें देखेंगे सिर्फ,
कंजंक्शन इसके अंदर आएगा इफ या वेदर, क्या तो इसमें आएगा इफ या वेदर, में देख लेंगे कौन से में आ रहा है। और उसके बाद आएगा हमारा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड सीन, और लास्ट की जगह आएगा द प्रीवियस। बस तीन चीजें देख लेंगे हम पढ़ेंगे नहीं कि क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन हमारे सामने ये है, देखिए ऑप्शन हमारे सामने ये है। दीपशिका आज तो ठीक आ गया। अब देखिए इसमें वेदर आ रहा है, वेदर वेदल, वेदर में आ रहा है वेदल, वेद हो सकता है ये मिसप्रिंट हो सकता है इसमें मिसप्रिंट, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल वैसे ही हो, कोई बात ना, कुछ और दे लेते हैं। तो देख अर्लियर नाइट आ रहा है तो अर्लियर नाइट भी आ सकता है, द प्रीवियस नाइट को अर्लियर नाइट कहते हैं। एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले दीपशिका, इसमें सी वाले में देखिए लास्ट का लास्ट ही आ गया, जबकि आना चाहिए था द प्रीवियस नाइट आना चाहिए था, या था अर्लियर नाइट आना चाहिए था। तो ये तो कम से कम इसमें ये लास्ट तो नहीं आएगा, ये तो हम काट देंगे। चलो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है हमारा लैपटॉप। अब देखिए डी में देखेंगे, डी में भी लास्ट नाइट ही आ रहा है, तो हम इसको भी काट देंगे, हम इसको भी काट देंगे। डी भी हम इसका काट देंगे। पहला और दूसरा हम देखेंगे, पहले और दूसरे में इसमें सही है, ये दो तो हमारे एलिमिनेट ही हो गए। अब हम इन दो को जरा ढंग से देख लेंगे, क्योंकि इसमें अर्लियर नाइट भी आ रहा है और इसमें नीचे वाले में तो अर्लियर नाइट भी आ रहा है। हम वर्ब देख लेंगे, पहले वाले में वेदर आई सा आ रहा है, सेकंड फॉर्म में हमें चाहिए थी वो हैड की थर्ड फॉर्म, और दूसरे वाले में आई हैड की थर्ड फॉर्म आ रहा है, और यही हमारा सही है। एक बात और यहाँ समझने की है, रूल हमारा ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस होना अनिवार्य है। कभी कभी सेकंड फॉर्म जैसे आई सॉ द क्रिकेट मैच, कभी कभी एक ऑप्शन में सेकंड फॉर्म आई सो है, एक ऑप्शन में आई हैड सीन है, तो आई हैड सीन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर इस आई हैड सीन वाले ऑप्शन में मान लीजिए अगर इसमें अर्लियर नाइट की जगह द लास्ट नाइट होता तो फिर ये गलत हो जाता। अगर अर्लियर नाइट की जगह इसमें लास्ट नाइट होता तो फिर ये गलत हो जाता, और फिर हम आई सो द क्रिकेट मैच के साथ जाते हैं, क्योंकि रूल हमारा है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शुड बी इन पास्ट टेंस। कोई मेजर गलती अगर है, भले ही टेंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेजर अगर गलती है तो फिर हम ये देखेंगे रूल के साथ जाएंगे, पास्ट टेंस में तो ये अभी भी है, इसका ध्यान रखें। बहुत रेयर केसेस में आपके सामने चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ एक चीज़ और समझने की है, ये जो द क्रिकेट आ रहा है, जितने भी खेलों के नाम हैं उनसे पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। जितने भी खेलों के नाम हैं उनसे पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मैच से पहले हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो क्रिकेट आया है, क्रिकेट मैच की तरफ इशारा है। इसका जो मकसद है वो है क्रिकेट मैच से,
केवल क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट मैच। अगर मैच के लिए आए हैं तो द आ गया, लेकिन अगर केवल क्रिकेट होता है जैसे ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, गलत, इज प्लेइंग क्रिकेट। यशु said to Shubhi, Mona will leave for her native place tomorrow. सेम सेंटेंस है, हमें अब भी यही रखना है। टुमारो हमें ये देखना टुमारो का होना चाहिए द नेक्स्ट डे। और देखिए इसमें भी देखिए टुमारो आ रहा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट डे दूसरे में आ रहा, ये हो सकता है। तीसरे में टुमारो आ रहा, ये भी कट जाएगा, इससे भी हमें कोई मतलब है नहीं। देखिए इसमें टुमारो आ रहा है और देखिए फोर्थ में नेक्स्ट डे आ रहा, ये सही हो सकता है। तो देखिए एक शब्द से हमारे दो तो एलिमिनेट ही हो गए। अब आगे देखिए सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, कोई आगे सेट एसर्टिव है और कंजंक्शन दैट देख लेंगे, विल का वुड देख लेंगे कहाँ आ रहा है। तो देखिए हमारे पास जो दो थे, ये पहला एक तो हमारा ये हो सकता था दूसरा सही, और दूसरे में हमारा आ रहा है मोना लेफ्ट, इसमें वुड आया ही नहीं है, तो ये यहाँ पे वर्ब गलत हो गई। तो लास्ट में हमारा वुड आ रहा है, संभवतः यही सेंटेंस हमारा ठीक है। बाकी चीजें अगर आप चेक कर लें इसकी तो बाकी चीजें हमारी फिट बैठेंगी, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 38 है। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग। देखिए आई सेड टू रिबॉडी वर्ब सेड टू आ रहा, व्हाई से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव वाई से शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन वाई ही आना चाहिए और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या हमारा यू, और यू बदलेगा हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार क्योंकि सेकंड पर्सन है, तो यानी ही आना चाहिए। हमें ये देखना है वाई ही वाज कहाँ आ रहा है और सेड टू को आज में बदलना, आज तो सब में बदला हुआ है। वाई ही वाज देखना हमें कहाँ आ रहा है, और वाई ही वाज हमारा सिर्फ एक में आ रहा है, फर्स्ट में। ये हमारा सही है, बाकी हमें देखने की आवश्यकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के 10 लेक्चर हमारे YouTube पर अवेलेबल हैं। 10 के 10 आप तैयार कर लेंगे तो एकदम आसान से मुश्किल सेंटेंस भी हमने किया है। एक एक करके सारे YouTube जो लेक्चर्स हैं उन्हें देख लीजिए। अब देखिए 39 क्वेश्चन फिर से ऐसे आया है। ही सेड टू हर, सेड टू वाला कंजंक्शन वो रिपोर्टिंग वर्ब, और आगे सेंटेंस है हमारा व्हाट अ कोल्ड डे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सीधी बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा दैट आता है और एक्सक्लेमेशन आ रहा है, यानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है। खाली एक्सक्लेम का देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में कौन से में आ रहा है, और एक्सक्लेम्ड आ रहा है हमारा नीचे के तीनों में, ऊपर वाला टोल्ड आ रहा है, ये तो वैसे कट जाएगा इससे, ये तो गलती ही है। तीनों में से कोई सा एक देखना हमें। एक्स व्हाट अ कोल्ड डे, इसमें कोई दुख की भावना भी नहीं है, सोरोफुल भी, ये भी कट जाएगा, यानी दो हमारे सही है। इट वॉज ए कोल्ड डे और इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे। हमें ये देखना है व्हाट अ कोल्ड डे, डे कैसा है, कोल्ड है, ठंडा है, डे कैसा ठंडा। अगर एडजेक्टिव वर्ड होता है तो वेरी का इस्तेमाल करते हैं, और नाउन अगर होता है तो ग्रेट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट अ डे अगर होता, इट वॉज अ ग्रेट डे, ठीक है ना। व्हाट अ कोल्ड डे, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो हमेशा खत्म, जो वाट से शुरू होने वाले हैं वो हमेशा खत्म होते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू, या तो हेल्पिंग वर्ब से खत्म होंगे, या बिना हेल्पिंग वर्ब के खत्म होंगे। देखो इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, व्हाट अ कोल्ड डे, कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जिस सेंटेंस में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं होता, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस के अंदर इट इज माना जाता है, यानी उसका मतलब होता है कि इसके अंदर व्हाट अ कोल्ड डे इट इज का इस्तेमाल है। व्हाट अ कोल्ड डे इट इज, तो इट इज जब है यहाँ और सेट टू उधर है पास्ट में है तो इट वाज होना चाहिए। तो इट वाज अ वेरी कोल्ड डे, कौन सा आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है,
He exclaimed that it was a very cold day. He exclaimed that it was a very cold day. हमारा जो सही है वो है ये, इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। अब देखिए इसमें आ गए टेलर, 40 नंबर पर टेलर आ गए। टेलर को भी ऐसे करेंगे हम। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आ रहा है, सेड टू आ रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो है बीच से शुरू होने वाला। हमें ये देखना है कि आज रिपोर्टिंग वर्ब में आज होना चाहिए, कंजंक्शन होना चाहिए इफ या वेदर, कहाँ आ रहा है। और देखिए आगे आगे आ रहा है बाय टुमारो। अब टुमारो का नेक्स्ट इवनिंग, द नेक्स्ट इवनिंग और इफ या वेदर कहाँ आ रहा है, इसी से बहुत सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए इसमें दैट आ रहा तो ये भी कट जाएगा, और बी में भी दैट आ रहा ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं है। सी में इफ आ रहा है और डी में भी इफ आ रहा है आज तक, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट इवनिंग, दोनों में नेक्स्ट इवनिंग आ रहा। हम देख लेंगे बाकी और वर्ब देख लेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं रखा, क्योंकि वो ये चाह रहा है कि कम से कम दो को तो आप पढ़ ही लें, तो दो आप पढ़ लेंगे। इसमें आ रहा विल यू हैव आ रहा है, तो हमें वुड यू हैव आ जाएगा। खाली हैव आता तो हैड आता, लेकिन यहाँ विल हैव, तो वुड यू हैव। तो हमें ये देखना वुड हैव किस में आ रहा है, और वुड हैव हमारा आ रहा है इसमें सी में आ रहा है। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है जल्दबाजी में वुड यू हैड भी कर सकते हो। कभी सोचो विल का वुड हो गया और हैव को बोल देंगे हैड में, कभी वुड हैड कर दो, गलत गड़बड़ हो जाएगी। विल हैव में केवल विल और वुड को विल को वुड में बोलते हैं। यूँ हमारे 40 क्वेश्चंस आज तक हो चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट के, और यहीं तक हम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए।